Let's come to something called lis pendens. lis pendens एक मैक्सिम पर बेस किया गया है. It has pendentilite nihil innovator. Means during pendency of litigation, nothing new should be introduced. अब मैं इसको जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये बवाल lis pendens का है क्या. जब मैं लिस की बात करता हूं, लिस मीन्स अ केस, pendens means some kind of pendency. The thing which becomes very very important is कि अगर कोई केस पेंडिंग है, कैन अ पर्सन ट्रांसफर अ प्रॉपर्टी. अगर मेरे पास, अगर मैं एक सिंपल सी एक बात बोलूं, आई हैव अ प्रॉपर्टी पी, इसका केस कोर्ट में पेंडिंग है और कोर्ट में इस केस में कहीं ना कहीं इसका टाइटल इन्वॉल्व, एग्जैक्टली दैट यू आर एंटाइटल्ड टू द प्रॉपर्टी और नॉट, ये इन्वॉल्व है. सवाल बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कैन वी ट्रांसफर ड्यूरिंग द केसेस पेंडिंग इन द कोर्ट. अगर मैं जनरली लॉजिकल आंसर आपसे पूछूंगा तो आप लोग मुझे आंसर करोगे सर नो, बिल्कुल 100% नो. द लॉ ऑल्सो स्टेट्स, अगर आप सेक्शन 52 पढ़ेंगे, दैट ऑल्सो स्टेट्स नो. बट हम लोग बहुत अच्छे हैं, जब भी कोई रूल बनाया जाता है हम उसको पहले तोड़ते हैं. तो इफ यू ब्रेक, अगर आपने बाय चांस यू मेक अ ट्रांसफर, आपने ट्रांसफर कर दिया, नहीं मैं तो करूंगा, और ऐसा लोग करते हैं, दे क्रिएट अ थर्ड पार्टी इंटरेस्ट, बोनाफाइड इंटरेस्ट, ताकि बाद में केस हम जीते. बंदा पैसा भी देता है और फंस जाता है, तो उस केस में क्या होगा. तो याद रखिए, एक बेसिक प्रिंसिपल है सेक्शन 7, नो वन कैन ट्रांसफर अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज. सो अगर किसी पार्टी जो कोर्ट में है, उसके पास अगर कोई कॉन्ट्रोवर्शियल राइट है, कोई डिस्प्यूटेड राइट है, तो वो क्या दे सकता है किसी और को. सो पॉइंट विल रिमेन एज, यस यू कैन ट्रांसफर, बट यू विल ओनली ट्रांसफर अ डिस्प्यूटेड राइट. और मैं अगर इसको और आगे क्लैरिफाई करूं कि ये डिस्प्यूटेड राइट तो दे दिया, अब कोर्ट की जजमेंट उस बंदे की फेवर में आ गया जिसने ट्रांसफर किया था, मेरी फेवर में आ गया, फिर क्या होगा. देन अगर फेवर में आए या अगेंस्ट में आए, द पर्सन, द ट्रांसफरी इज बाउंड टू फॉलो द डिसीजन ऑफ द कोर्ट. क्या बाउंड होगा फॉलो करने के लिए? कोर्ट का डिसीजन. कोर्ट का डिसीजन फेवर आए चाहे अगेंस्ट आए, इमटेरियल, यू आर बाउंड टू फॉलो इट. आप इसको बदल नहीं सकते. I'll say lis pendens is a doctrine which is supplemented by section 7. Lis pendens in TPA is provided by section number 52. It is a section which is supplementing section 7. यह भी माना जाता है कि यह रूल इक्विटी का भी है, नेसेसिटी का भी है और लीगल भी है. तीनों चीजें. सर ये क्यों ऐसा तीनों कहा जाता है? इक्विटी, अगर आप ऐसा ये रूल ना लगाएं, ये रूल ना लिखे, तो जब भी कोई डिस्प्यूट होगा, जो भी बंदा हारने वाला होगा वो कहीं ना कहीं किसी और को प्रॉपर्टी बेच देगा और निकल लेगा. यू आर मेकिंग अ मॉकरी ऑफ द लीगल सिस्टम इटसेल्फ. Nobody will try to go to the court because everybody knows if I am losing the right in an immovable property, I will make a sale and I will go. खत्म, इजी हो जाएगा काम. उस चीज को, उस लीगल सैंक्टिटी को बचाने के लिए ये सेक्शन 52 लाया गया. अब अगर हम बात करें कि लिस पेंडेंस, हमें एटलीस्ट ये पता लग गया व्हाट इज लिस पेंडेंस, ये बेसिक्स क्लियर है, बट अब इसकी कंडीशंस क्या है. ये डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस है, इसके कुछ एसेंशियल्स है इसके एप्लीकेशन के लिए. सबसे पहला, देयर शुड बी अ केस पेंडिंग. सबसे पहली चीज, एक केस पेंडिंग होना चाहिए विच शुड इन्वॉल्व अ प्रॉपर्टी. पॉइंट नंबर 2, ये केस करेक्ट ज्यूरिसडिक्शन में होना चाहिए, कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन होना चाहिए. पॉइंट नंबर 3, इस केस में टाइटल शुड बी इन क्वेश्चन. ये टाइटल क्वेश्चन डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है. नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस सूट शुड नॉट बी कल्यूसिव इन नेचर. सो ये कल्यूसिव क्या है? विद अ बैड इंटेंशन और अ मैलिफाइड इंटेंशन. There should not be malified intention. सूट, jurisdiction, title in question malified नहीं होना चाहिए.
प्लीज रिमेंबर, ड्यूरिंग द पेंडेंसी, जब ये पेंडेंसी है, केसेस इन द कोर्ट, ड्यूरिंग दैट टाइम वन ऑफ द पार्टीज, अगर कोई पार्टी ट्रांसफर करेगी, ड्यूरिंग पेंडेंसी आप ट्रांसफर करते हो, आपने ड्यूरिंग पेंडेंसी उस प्रॉपर्टी को लेके ट्रांसफर करा, सो व्हाट विल ट्रांसफरी गेट? ट्रांसफरी को क्या मिलेगा? द सेम डिस्प्यूटेड टाइटल, विच मीन्स ही इज बाउंड बाय द डिसीजन। अब यहां पर एक सवाल आता है कि अगर सर ट्रांसफरी बोनाफाइड है, ट्रांसफरी की नॉलेज का क्या करें सर? ट्रांसफरी हैज अ नोटिस और नो नोटिस, इट इज इममटीरियल। ट्रांसफरी के पास अगर नोटिस है या कोई भी नोटिस नहीं है, इट इज इममटीरियल। ही विल डेफिनेटली बी बाउंड बाय द डिसीजन ऑफ द कोर्ट, नो ऑप्शन। आप ये नहीं कह सकते मुझे इस केस के बारे में नहीं मालूम था, सो गिव मी द बेनिफिट ऑफ द डाउट। नो, नथिंग लाइक दैट। बिकॉज इफ यू अलाउ दिस, ध्यान से मेरी इस रूल को ध्यान से सोचें, इफ यू परमिट अ बोनाफाइड परचेजर, every person will get a bona fide purchaser in a suit. So they said, whether you have the knowledge, whether you do not have the knowledge, it is immaterial, forget it. हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पेंडेंसी की जब हम बात करते, पेंडेंसी में सेक्शन 52 का एक्सप्लेनेशन 1 डाला गया। एक्सप्लेनेशन 1, पूरा एक्सप्लेनेशन एक बड़ा पैराग्राफ है पेंडेंसी, उस बड़े से पैराग्राफ का एक नक्शल का आंसर है। So pendency of a suit will refer to from the date you file the plaint in the correct court. जब वो प्लेंट एडमिट, हमारी प्लेंट कब एडमिट होती है? जब वो खिड़की में बैठा हुआ बंदा वो प्लेंट ले लेता है, तब से पेंडेंसी स्टार्ट हो गई, तब से पेंडेंसी स्टार्ट हो गई। और खत्म कब होगी? डिक्री पे नहीं, इवन इंक्लूडिंग एन अपील, टिल द टाइम द सूट इज फाइनली डिसाइडेड, तब तक पेंडेंसी कंटिन्यू करेगा। अपील, रिवीजन, रिव्यू, रेफरेंस, व्हाटएवर इट मे टेक, तब तक चलेगा। इवन इफ यू आर, इफ एप्लीकेशन इज ऑल्सो पेंडिंग, देन ऑल्सो विल कंसिडर द लिस्ट पेंडेंस इज देयर। अच्छा, एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर ये इक्विटी क्यों है, कि ये यहां पे ये इक्विटी क्यों है? इममटीरियल है उसकी नॉलेज। सर आप एक बात सोचिए, एक एग्जाम्पल समझा रहा हूं। आई एम अ कोर्ट, आई एम अ लीगल सिस्टम। There are two parties in front of me. One will lose the case, another will win the case. I should protect whom? The parties who are in front of me, or a third person who will buy the property later on. The parties who are in front of me right now. That is what the law is doing. Let's go to the Bail Act now. अच्छा, एक बात जनरली पता होनी चाहिए कि 1929 में अमेंडमेंट्स आए थे इस एक्ट में, और वर्ड पेंडेंसी डाला गया, और उससे पहले उसमें वर्ड एक्टिव प्रोसिक्यूशन था, कल्यूजिव सूट वाला कंसेप्ट ऐड किया गया। तो 1929 में आप इतने स्टार वार जो देख रहे हैं, ये आपको सारी चीजें 1929 में मिलेंगी, ठीक है। ड्यूरिंग द पेंडेंसी इन एनी कोर्ट हैविंग अथॉरिटी, पेंडेंसी होनी चाहिए बट कोर्ट शुड हैव एन अथॉरिटी, और मैंने लिखा था ज्यूरिसडिक्शन विद इन द लिमिट्स ऑफ इंडिया, एक्सक्लूडिंग, अब यहां पे ये वर्ड हट चुका होगा, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, or established beyond such limits by the central government. End of the day, or of any suit or proceeding, the court where the suit is pending must have an authority. It can have authority when it is in the territory of India, or it can have an authority even abroad when it is established by the central government of our country. End of the day, that is clear. So authority chahiye. Second, the suit should not be, and in which any right of immovable property is directly or specifically in, तो मैंने बोला था कि टाइटल शुड बी इन क्वेश्चन। द प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, बट इसके आगे भी और है, और अदरवाइज डेल्ट विद बाय एनी पार्टी टू द सूट। कौन डील नहीं कर सकता? ओनली पार्टीज। अगर पार्टीज के अलावा कोई डील करे उस प्रॉपर्टी से तो कोई इश्यू नहीं, कर लो, उस पर लिस्ट पेंडेंस अप्लाई नहीं करेगा। सो एज टू अफेक्ट द राइट्स ऑफ अन अदर पार्टी।
आप एज अ पार्टी उसको डील नहीं करेंगे टू अफेक्ट द राइट्स ऑफ अदर पार्टी अंडर एनी डिक्री और ऑर्डर विच मे बी मेड देयर, एक्सेप्ट, दो एक्सेप्शंस भी हैं, वो मैंने अभी नहीं लिखी थी। पहला, अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट एंड ऑन सच टर्म्स इट मे इम्पोज। ट्रांसफर करने के लिए कोर्ट परमिट करे तो आप कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन नॉट ट्रांसफर। द सेकेंड, फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन द पेंडेंसी ऑफ अ सूट और अ प्रोसीडिंग शैल बी डीम्ड टू कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ institution of the proceeding in a court of competent jurisdiction and to continue until the suit or proceeding has been disposed by a final decree or order. Why word final? Appeal, revision, all included, and complete satisfaction or discharge of such. So they are trying to include even execution, and has become unobtainable by reason of the expiration of any period of limitation prescribed for the execution thereof by any other law, time given force. कल्यूसिव क्या है? जब हम किसी कल्यूसिव होता है जब हम किसी के साथ फ्रॉड करें, और हम फ्रॉड बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। मैंने एक अपनी वाइफ को के साथ एक फ्रॉड रचा। कैसे रचा समझाता हूं। मैंने अपनी वाइफ से कहा कि तुम मेरे खिलाफ एक कोर्ट में केस करो प्रॉपर्टी पी को लेकर, वर्बल एग्रीमेंट का चैलेंज लो कि तुम्हारे और मेरे बीच में एक वर्बल एग्रीमेंट था, तुमने मुझे इतने पैसे दिए जो उनके अकाउंट से ट्रांसफर मैंने दिखा दिए, सब कुछ उसे मैंने समझा दिया कि तुम्हें ऐसा ऐसा करना है और जाके केस लगा दो कोर्ट में। उन्होंने केस लगा दिया। जब केस पेंडिंग था, अब मैंने अपनी वाइफ से कहा कि केस पेंडिंग है, तुम जाके प्रॉपर्टी किसी को सेल कर दो। वो गई, राघव आया, राघव ने प्रॉपर्टी देखी, राघव को प्रॉपर्टी बहुत अच्छी लगी, तो राघव ने उस प्रॉपर्टी को मेरी वाइफ से खरीद लिया 2 करोड़ रुपए। राघव को केस के बारे में कुछ नहीं मालूम। मेरे और मेरी वाइफ के रिलेशन आर गुड, फाइन, परफेक्ट, कोई लड़ाई नहीं, कोई डिवोर्स नहीं, कोई फाइट नहीं, कुछ नहीं, तो कोई रीजन नहीं है कि हम दोनों कोर्ट में लड़ाई भी कर। राघव ने 2 करोड़ दे दिए, पता लगा 6 महीने बीते, प्रॉपर्टी डीलर का फोन है कि वहां तो केस पेंडिंग है, वो तो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है। मैं लॉयर मुझे पता है कि वो केस मेरी वाइफ हारने वाली है। अब उसने राघव से कितने रुपए लिए थे? 2 करोड़। Will Raghav get the benefit? अब लिस्ट पेंडेंस राघव पे अप्लाई होनी चाहिए ना। बट सवाल आता है, क्या ये सूट बिटवीन मी एंड माई वाइफ, इज इट अ कल्यूजन? इज इट कल्यूसिव सूट? इट इज डन विद अ मैलिफाइड इंटेंशन। ऐसे बहुत सारे केसेस में फ्रेंड्स, ब्रदर ऐसे कल्यूसिव सूट्स करते रहते हैं आपस में, ताकि किसी और को परेशान कर सके, बेच सके, ठग सके। हां, राघव पे लिस्ट पेंडेंस अप्लाई क्यों नहीं होगी? इट्स अ Raghav will get a better title. He'll get a best title of the property. क्योंकि लिस्ट पेंडेंस का बेनिफिट मेरी वाइफ को नहीं मिलेगा, बिकॉज इट्स अ कल्यूसिव सूट।